नमस्कार। आज का विषय है भारतीय हेल्थ सिस्टम, भारतीय स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया। और इस पर में आज हम चर्चा करने के दो कारण हैं महत्वपूर्ण। पहला कारण है कि यह हमारी महामारी हमको खाए जा रही है, मारे जा रही है। और दूसरी है कि हम एक मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बड़ा डॉक्टर होना चाहिए। और हर मेडिकल स्टूडेंट के माता पिता को ऐसे लगता है कि हमारा बेटा बहुत सक्सेसफुल बड़ा वैद्यकीय विद्यार्थी होना चाहिए पहले अपने सीखने के समय में, और आगे जाकर के बहुत बड़ा डॉक्टर होना चाहिए। और आज तक जितने भी शिक्षकों से हम मिले हैं उनका सबका यही कहना है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर बनो, ऐसा हमारा सपना है। बहुत बड़ा मतलब आज तक हमको ये व्याख्या समझी नहीं कि बहुत बड़ा होता क्या है, किस मायने में बहुत बड़ा। पहले बोलते बहुत बड़ा होना चाहिए, दूसरा बोलते बहुत सेवा होना चाहिए। अभी बहुत बड़ा अगर कोई सुपर स्पेशलिस्ट वगैरह बड़ा बड़ा कुछ डॉक्टर बनता है तो वो फ्री में तो इलाज करेगा नहीं, या उसको जिस चीज़ों से इलाज करना है, उसको जो स्किल आता है वो चीज़ के लिए इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, उसका भी बहुत खर्चा रहेगा, बराबर है ना। और फिर उसकी फीस भी ज़्यादा रहेगी। वो कोई जेब में से खर्चा करके थोड़ी लोगों को ट्रीटमेंट कर सकता है या उनको इलाज कर सकता है ना। हर कोई का तो डॉक्टर फैमिली का बैकग्राउंड या रईस खानदान का बैकग्राउंड हर डॉक्टर का तो होता नहीं है, बराबर है। तो फिर अगर वो बहुत डॉक्टर बड़ा बन भी जाए तो उसको अगर व्यवस्था अच्छी करनी है तो ये तो लगेगा ना। और ये अगर लगेगा तो जो मैक्सिमम लोगों की तकलीफ है उसको तो हम ठीक कर नहीं सकते, और अगर उसको हम ठीक नहीं कर सकते तो फिर हमने किया ही क्या है। सोचने वाली बात यह है, जब मेरे को बोलते हैं तू बहुत बड़ा डॉक्टर बनो, तो मेरे को सवाल ये आता है बड़ा मतलब क्या। तू बहुत लोगों की सेवा करना, अरे सेवा तो क्या घर में सोने की खान है कि उससे आपको सेवा करना है। हाउ कैन वी डू इट फॉर फ्री, एंड इफ वी आर गोइंग टू डू इट फॉर फ्री देन व्हाट आर वी गोइंग टू अर्न एंड लर्न। सो ये सब विचार करते 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 सबका सुनते एक सैचुरेशन आकर विचार किया कि होना क्या चाहिए, हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, हेल्थ की रिक्वायरमेंट कैसी है, कहां पे कैसी है, और फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अपनी रोजी रोटी तो हाईवे के टोल नाके पे तालियां बजाने वाले भी समाज के लोग, वो लोग भी अपना पेट भर लेते कि नहीं। पेट भरने की बात आती है तो रोड के किनारे भिखारी बैठने वाला वो भी अपना पेट भर लेता है। फिर बात अगर पैसे की है नहीं तो फिर हमको BMW क्यों चाहिए, हमको ऐसा क्यों लगता है कि हम बड़ा सारा हमारा घर होना चाहिए। अच्छा, ये आध्यात्मिक हेल्थ सिटी दोनों चीज को मर्ज करके आपका मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाहूंगा। सादी बात यह है कि हेल्थ केयर सिस्टम भारत का आज क्या है, हमको क्या करना है, हमारा क्या विजन है, ये आपको मैं बतलाने की संपूर्ण कोशिश करूंगा। आशा है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे और हमारा सहकार्य करेंगे, ऐसी प्रार्थना है। देखिए 1946 में जब भी भारत आजाद भी नहीं हुआ था, तभी भोर कमेटी नाम की एक कमेटी थी जिसने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया था। यह कमेटी 1943 में बनी थी। 3 साल तक इसने भारत में सर्वे किया। क्या सर्वे किया, ये लोगों की जो स्वास्थ्य की जरूरत है वो क्या है, हमारे पास उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं क्या है, और अब हमको उसके ऊपर क्या काम करना है, उसकी क्या जरूरत पूरी करनी है। तो 3 साल का अखंड विचरण करके उसके ऊपर खोज संशोधन पढ़ाई कर करके उस बोर्ड कमेटी ने 1946 3 साल के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की थी। 1946 में भारत की आजादी करीब 40 करोड़ थी, और उस समय हमारी आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी भी नहीं थी आज के मुकाबले। और आज की जनसंख्या तो उस जनसंख्या के मुताबिक करीब 3.5 गुना ज्यादा है। उस समय 40 करोड़ था, आज 140 करोड़ है। तब अर्थव्यवस्था कम थी, आज हम $5 ट्रिलियन का हम सपना देख रहे हैं। तो इतना फर्क होने के बावजूद भी आज तक 75 साल में हम वो हेल्थ के जो गाइडलाइन, जो रिकमेंडेशंस उन्होंने दिए व्यवस्था के, वो आज तक हम उस तक पहुंच नहीं पाए। वी हैव नॉट बीन एबल टू अचीव दोज रिकमेंडेशंस, दोज guidelines for health setup in India
टिल नाउ। तो तभी 40 करोड़ लोगों की जो रिक्वायरमेंट थी वो डेफिनेटली कम थी, तभी की रिक्वायरमेंट कुछ और थी, आज की रिक्वायरमेंट कुछ और है। लेकिन अभी तक हम अंडर मैनेज्ड हैं हेल्थ केयर के बारे में। अभी अगर ये बात मैं लोगों को बोलूं तो लोगों का काम है, ये सरकार ऐसी थी, वो सरकार ऐसी थी, इसने इतना पैसा खाया, उसने ये किया, केवल ऐसा उंगलियां दिखाते, खुद कभी ये नहीं बोलेंगे कि हमको क्या करना है। अच्छा, वो बोलेंगे हम कोई हेल्थ केयर से रिलेटेड थोड़ी ना, हमारा उसका क्या संबंध है, हम कोई अधिकारी थोड़ी ना। आपको किसने अधिकारी बनने से रोका है? हमारे यहाँ आपको मैं एक बहुत ही एकदम कॉमन एग्जाम्पल, मैंने बहुत ही सुप्रसिद्ध उदाहरण देके मैं आपको मेरी बात बतलाने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ पे चाय वालों की बहुत सारी टपरियां हैं, कोई चाय वालों से मेरी दुश्मनी नहीं है, एक उदाहरण के तौर पे आपको बतला रहा हूँ। और वो चाय वाला भैया टीवी, उसके अपने यहाँ पे क्या टीवी लगा रहता है, वो चाय बनाते रहता है, भजिया बनाते रहता है, 2-4 टेबल रहते हैं, लोग बैठते हैं, सेल्फ सर्विस चलते रहती है, गप्पे चप्पे टप्पे चलते रहते हैं। तो चाय वाला टीवी देखते, उसमें न्यूज़ का चैनल चले रहता है और न्यूज़ के चैनल में सारी दुनिया भर की खबरें आती रहती है। फिर उसमें क्रिकेट खेल जगत की आ गई, राजनीति की आ गई, सामाजिक कोई घटना हो गई, कुछ हो गया तो सब आती है। तो उसका कैसा है, वो चाय बनाते बनाते ये विराट कोहली ने ऐसा खेलना चाहिए था, नहीं ये शॉट गलत हो गया। फिर उसको थोड़ी देर में न्यूज़ का कुछ आता है, ये मिनिस्टर ने सही निर्णय नहीं लिया, ये कलेक्टर ने ऐसा करना चाहिए। और फिर थोड़ी देर में अरे ये अपघात हो गया, ये इसकी गलती है, उसकी गलती है। उसको दुनिया भर की सारी पंचायत पता है, लेकिन उसको चाय बनाना जो उसका काम है वो ठीक से नहीं आता। कहने का मतलब समझ रहे हो ना? हमारे पास लोगों को देने के लिए 10-10, 20-20, 50-50 सजेशन है, लेकिन हमारे जीवन में अगर हमको आचरण उसको लाना है तो शायद हम 1 नहीं 10 कदम पीछे भाग जाते हैं। कोई प्रकार का संयम नहीं है, ऐसा हम हमारे आजकल के जीवन में देखते हैं। और कोई उनको जब बतलाता है अच्छी बात खुद कर करके, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच करके, तो बोलते हैं तू तेरा काम कर। अच्छी बात तो लोगों के गले नहीं उतरती, बिकॉज डिसिप्लिन से क्या होता है, वो लोग मन की गुलामी से मुक्त होते हैं, जो वो होना ही नहीं चाहते। अच्छा, तो अभी आप अगर कुछ उस सिचुएशन में कर नहीं सकते तो कम से कम उसकी बुराई करके अपना समय बर्बाद मत करिए, ऐसी प्रार्थना है। अभी बात ऐसी है, हेल्थ केयर सिस्टम की हम बात कर रहे थे, बोर्ड कमेटी की हम बात कर रहे थे, उन्होंने जो गाइडलाइंस या रिकमेंडेशन किए हेल्थ केयर के लिए वो मैं आपको बतला देता हूं। और आज इस महामारी, कोविड की महामारी में सब लोग हाई हॉस्पिटल, हाई ऑक्सीजन सिलेंडर, हाई रेमडेसिविर के इंजेक्शन, हाई मेरा वैक्सीन, ये वो इतना सब चिल्ला रहे हैं। अरे भैया, और चिल्ला रहे हैं हम मंदिर मस्जिद के लिए नहीं झगड़ते तो इतने अस्पताल बनाते, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करना आपको है क्या? घर में बैठे रहो ना, मास्क लगा के बाहर जाओ, ये तो करेंगे नहीं। अपनी लापरवाही से सब जगह घूमेंगे, सब एक भी प्रिकॉशन नहीं लेंगे, और फिर हाई केस बढ़ गए, बेड नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं, कर करके गांव भर में ढिंडोरा पीटेंगे। खुद की लापरवाही का ठीकरा दूसरे के सिर पे फोड़ना, ये तो हमारी आदत रही है। अरे जाने दो, आध्यात्मिक जगत की बातें नहीं समझते हैं, अपना कर्म खुद बांधते हैं निंदा करके, ये नहीं समझते हैं। कम से कम अपने समय की तो परवाह करो। हम यहाँ पे परमानेंट नहीं है, 50-100 साल जीना है, निकल जाना है, तो लाइफ में कुछ अच्छा करो, ये है। और अध्यात्म जगत की अगर उच्च बात की जाए तो सादी सी बात है, ये बहुत सुप्रसिद्ध वाक्य है जो कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि बुद्ध पुरुष निदान करता है और बुद्धू निंदा करता है। अगर वो हमारा प्रॉब्लम होता तो हम उसके ऊपर क्या विचार करते हैं, उसको प्रॉब्लम को फिक्स करने की क्या कोशिश करते, उस समस्या का क्या निवारण करते, ये हम अगर सोचते हैं कब, जब वो समस्या को हम खुद का समझते हैं। तो हम ये क्यों ना समझे कि आज कोई दूसरे का रिलेटिव, कोई दूसरे का रिश्तेदार वो एडमिट है, कल हमारे कोई हो सकते, कल हम खुद हो सकते, तो उसके लिए प्रिकॉशन अगर लेना है तो क्यों नहीं ले रहे हैं। पढ़े लिखे बड़े बड़े लोगों को भी नहीं समझ में आता है, तो आप क्या अपेक्षा करें कि जिसने पढ़ा नहीं है, जिसको हाइजीन का महत्व पता नहीं है, स्वच्छता का महत्व पता नहीं है, जिसको मास्क लगाने का महत्व पता नहीं है, अरे वो फोन पे बोल बोल के थक गई होगी। वो फोन करते तो रिंग आती है ना कोविड-19 इस महामारी में और शुरू हो जाती है, तो हमको बोर होता है, ये क्या ये बाई बार बार बोलते रहती है। किसके लिए बोल रहे हैं? हमारे लिए बोल रहे हैं। सरकार उसके ऊपर खर्चा कर रही है, वो रिकॉर्डिंग करके हर इसमें करना है एडवर्टाइजमेंट के लिए। किसके लिए चल रहा है? हमारे लिए चल रहा है ना। वो कुछ नहीं करेंगे, बस दूसरों की तरफ उंगली उठाना है।
तो अब इस परंपरा को यही विराम लगाते हुए हमने ये संकल्प किया कि ये दूसरों को उंगलियां दिखाना बंद करना है। हमारी क्या पात्रता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारी क्या काबिलियत है, हमारे हाथ की क्या बात है, वो हम प्रयत्न करें। बाकी उसका जो रिजल्ट है वो ठाकुर जी के चरणों में छोड़ दें। हम क्या कर सकते हैं, मतलब मैं करके दिखाऊंगा, ये अगर हम करते हैं तो शायद गलत बात है। लेकिन हम प्रयत्न के रूप में क्या कर सकते हैं, हमको क्या प्रेरणा होती है, क्या सत्संग और हमारे ऊपर अच्छे विचारों का प्रभाव होकर के हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो हम उसके साथ साथ हमारा भी कल्याण करते हैं। क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसा हमको मिलता है। जब भी हमको जरूरत है और हम भगवान को याद करते हैं, भगवान अपना खाता निकाल के देखते हैं हमारा, किसने किसी को कभी मदद की है क्या। अगर नहीं किए तो भगवान बोलेगा भाई तूने कभी किसी को 1 रुपए का पूछा नहीं, तेरे को मैं कहां से कर दूं। तो इसीलिए दूसरों को उंगली लगाना बंद, और अभी हम खुद का काम शुरू करना है। तो इस संदर्भ में कर्मयोगी संस्था के हेल्थ सिटी के डिपार्टमेंट ने आरोग्य भिषज इस कार्यक्रम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत यह विचार किया है 2 यूनिट में। इससे पहले भी कुछ वीडियो हुए जिसके बारे में हेल्थ रिलेटेड गैप को बतलाया गया कि सादा सर्दी जुकाम होता है, छींक आती है तो इधर एमडी मेडिसिन को फोन करते हैं शहर वाले लोग, मैं ये लूं, मैं वो लूं, मैं ये करूं कि मैं नहीं करूं, क्या करूं। 500 रुपए कंसल्टेशन के लिए देते हैं और खुद तो परेशान होते हैं, वो डॉक्टर को भी पीड़ के आ जाते। और यही पेशेंट टीबी से मर रहा है, टाइफाइड से मर रहा है, देहात में, गांव खेड़े में जहां पे सुविधा नहीं है, लोगों को पता नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं है, इतना शरीर से भोगते रहते हैं, उसको डॉक्टर को नहीं दिखाते। तो ऐसा इतना गैप है कि यहाँ छींक आई तो एमडी मेडिसिन हाजिर है, और यहाँ पे टीबी से व्यक्ति मर रहा है, सारे गांव को टीबी दे रहा है, टीबी की बीमारी, तो भी वहां पे कोई ये नहीं है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, गवर्नमेंट बहुत यशस्वी तरीके से अपने अपने रीत से सर से काम कर रहा है, लेकिन हमारा क्या या उसमें एज अ मेडिको व्हाट डू वी थिंक, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उसी विषय में अब मैं अपने विषय की ओर आता हूं और आपको ये बात बतलाता हूं कि बोर कमेटी ने रिकमेंडेशन ये दिया कि जो पीएचसी होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, ये 20 से 40 हजार लोगों के बीच में एक प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट होना चाहिए। ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो होता है उसमें करीब करीब 40 लोगों का स्टाफ, नहीं 35 से 40 लोगों का स्टाफ, जिसमें 15 है जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, डॉक्टर है, ये आपके नर्सिंग स्टाफ है, इत्यादि इत्यादि। और जो बाकी के 15-20 है वो लोग जो क्लास 4 हैं, माने मामा मौसी ये जो होते हैं जिनको हम बोलते हैं, या फिर जो भी क्लास 4 इस श्रेणी के जो काम है, इस प्रकार से 35-40 लोगों का एक वहां पे स्टाफ होना चाहिए। और उन्होंने बोला था 1946 में कि पीएचसी में 75 बेड, 75 बेड का व्यवस्था होना चाहिए। कोई व्यवस्था है तो आप जरूर हमको वीडियो में लिख के भेजिए। हमको तो अभी तक कहीं वैसा पीएचसी में दिखाई नहीं दिया। उन्होंने बोला था फर्स्ट रेफरल यूनिट। ये फर्स्ट रेफरल यूनिट माने जो पीएचसी में व्यवस्था नहीं हो सकती है तो गाड़ी से और पेशेंट को फर्स्ट रेफरल यूनिट में या तो कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में भेजा जाता है या सिविल हॉस्पिटल में भेजा जाता है, जहां पे पीएचसी से कुछ उच्च प्रकार की सुविधा होती है जिसकी वजह से पेशेंट ठीक हो सकता है। और ऐसे इसमें सिविल हॉस्पिटल के सेटअप में उन्होंने बताया था 450 बेड का हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, जिसको आजकल लोग सिविल बोलते हैं क्योंकि सिविल के जैसे उसके स्टैंडर्ड्स हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट जैसे, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का या मेडिकल कॉलेज से अलाइड जो हॉस्पिटल होना चाहिए उसमें 2500 बेड होने चाहिए। 2500, समझ रहे आप, 2500 बेड। अभी इतने बेड, इतने स्टैंडर्ड्स आज 75 साल में हम पूरे नहीं कर पाए, और आज हम चिल्ला रहे हाई कोविड हाई कोविड हाई कोविड। इतने दिनों तक किसी ने सोचा नहीं, ये नहीं। पहली बात, आपको बीमार पड़ना क्यों है? अधिकतम पेशेंट, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़ो, देखो ये महामारी को अगर आप छोड़ते हो तो खुद तकलीफ करके आने वाले लोग हैं। हमारे कॉलेज के हॉस्पिटल में अगर हम मेडिसिन के वार्ड में जाते हैं, ठीक है ना, औषध शास्त्र, ये हमारा मेडिसिन के वार्ड में, तो अगर वहां पे 20 पेशेंट है ना, तो उसमें से 8 से 10 पेशेंट अल्कोहलिक लिवर डिसीज के होते, दारू पी के पड़े हुए, उनका लिवर खराब है, पेट में पानी भर गया है। तो भाई आपको पीनी क्यों है? हाँ, दिक्कत क्या है?
ऐसे सब सेल्फ क्रिएटेड। अच्छा, जो पैसे वाले वो ब्रांडेड पीते हैं। ये जब बात बताते हो ना तो लोगों को मिर्ची लगती है, मिर्ची, समझे, मिर्ची। खुद को नहीं बदलना है, खाली दूसरों को उंगलियां दिखाना है। डायबिटीज है अंकल, आपको डायबिटीज है, आप मत खाना। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, एक लड्डू से क्या होता है। दावत देते हैं रोज मृत्यु को। अरे भाई मरना ही है तो एक बार में मरो ना। खुद परेशान होके दूसरों को परेशान होके क्यों मर रहे हैं। आपके पास पैसा है तो कोई को दान करो ना, वेस्ट क्यों कर रहे हैं। नहीं हमारा पैसा है, तुम्हारा पैसा है तो लोगों से ही तुमने लेके कमाया है ना, तुम्हारे घर में झाड़ तो नहीं है पैसे का। और समय सबके ऊपर आता है तो ज्यादा अभिमान करने की बात ही नहीं है। ये बहुत विनम्रता पूर्ण से आपके सामने मैं रख रहा हूं। अभी ये स्टैंडर्ड्स तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाए। तो अभी इसके ऊपर क्या विचार है, इसके ऊपर क्या बात है, इसके ऊपर हमारा ऐसा संकल्प है। देखो मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बताई है कि यहां पे शहर में हर गली में, हर नगर में, हर गली में, हर चौराहे पे डॉक्टर है, कोई छोटा क्लिनिक है, छोटा हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है या बड़ा हॉस्पिटल है। लेकिन असल जरूरत किधर है, हमारे गांव में। और कोई डॉक्टर को ऐसा नहीं लगता है कि मैं जाके गांव में प्रैक्टिस करूं, अरे मेरा स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, मैं डॉक्टर हूं। अरे डॉक्टर है, कोई भगवान तो नहीं है। जैसे बाकी इंसान है वैसे हम भी है। और हर एक को सुविधा सुख चाहिए, कंफर्ट जोन में। हमारा पेमेंट शुरू होने पहले 4 व्हीलर, फिर फ्लाइट से आना जाना, फिर ये खत्म ही नहीं होता है लिस्ट। अब मैं इसमें क्या ही बोलूं। और ये मानसिकता का खेल है, झूठे, ये इसके ऊपर ऑलरेडी कविता भी हो चुकी है। झूठे अभिमान में हम जीते, स्टेटस के चक्कर में। हमारे स्टेटस के लोगों के साथ हम रहेंगे। अरे पेशेंट गौर गरीब है। भारत का अगर आप पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स देखते हो तो भारत में करीब करीब 4000 शहर हैं जिनका 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मोर देन 1 मिलियन। लेकिन इसके एकदम उल्टे साइड में, ये जो 4000 का आंकड़ा बहुत छोटा है, 6.5 लाख गांव इस देश में है जिनको हमारी ज्यादा जरूरत है। और लोग बोलते हैं गांव खेड़े में हम किधर जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारे माननीय गडकरी जी जो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, रोड ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने जबरदस्त सब जगह पे सड़क का काम करने का उनका संकल्प रहा है और उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक काम किया है। ऐसा हमको दिख के आया है इस सीजन में, इस सरकार के इसमें। कोई सरकार को पक्ष लिया नहीं लिया, किसी का विरोध किया, ये कोई बात नहीं है। कहने का इतना ही मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो कोई मेरे को दिल्ली में काम करना है, दिल्ली में काम करना है, दिल्ली वाले साले गुड़गांव में जाते हैं और सारे किधर जाते हैं, नोएडा में जाते हैं। तो वो दिल्ली टू नोएडा, दिल्ली टू गुड़गांव 2-2 घंटा ट्रैवलिंग अगर आपको परवड़ सकता है, तो अगर हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्रीज देखें तो उसके पेरीफेरी का विलेज 2 घंटे से ज्यादा पक्का नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और उससे अगर ज्यादा है तो तालुका लेवल पे जो बड़ा तालुका है वहां पे से काम किया जा सकता है। तो ये आपको 60,000 रुपए यहां पे भी मिलने वाला है, 60,000 रुपए वहां पे भी मिलने वाला है। जरूरत कहां है वो देखो ना। कोई भूख से मरे जा रहा है, उसको कोई खाना नहीं पूछ रहा है और हमको बोलते हैं ये खा लो, वो खा लो, मम्मी ये बना लो, लॉकडाउन में ये बनाए वो बनाए। ये फिर बोलते हैं दुनिया भर का ठेका हमने नहीं लिया है, ठाकुर जी ने लिया है, ठाकुर जी ने हमको ही तो भेजा है। आज हमारे दिन अच्छे इसीलिए हम बड़ी बातें कर रहे हैं। भूलना नहीं, कभी हमारे भी समय बेकार आ सकता है। मानव को नहीं मदद करेगा तो मानव किसको करेगा। इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कई की है दूसरे वीडियो में, तो मैं इस विषय को यहां नहीं खींचना चाहूंगा। कमिंग बैक टू दी हेल्थ सिटी अगेन, तो इसके ऊपर निवारण हमारा इतना है। 2-3 बातें पहले मैं आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में बता रहा था, तो 2 घंटा अप डाउन हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो सारे यंग बड़ी मेडिको डॉक्टर से मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है कि आप कृपया अपने नेटिव गांव में, जहां के आपके अपने लोग हैं, वहां पे सेवा देने का प्रयास करें। अगर संभव होगा भविष्य में, और ठाकुर जी की अगर प्रेरणा और आशीर्वाद होगा, तो हम इस नेटवर्क को बहुत अच्छा कर सकते हैं। यह बात हमको समझनी है। यह केवल मन की बात है ना, मन की बात है। इसीलिए मेरी आपसे प्रार्थना। दूसरी ये ट्रांसपोर्ट का हो गया। नाउ कमिंग टू पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, वो भी आपको मैंने बताया 4000 सिटीज एंड 6.5 लाख विलेजेस। एक गांव से दूसरे गांव में कितना अंतर है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर। हम घूमे हैं, हमको पता है, हमने देखा है, हम भी गांव में रहे हैं। मेरे को बोलते हैं तू सिटी में रहेगा, तेरे घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबको मिलके काम करना है। और उंगली आपको पहले प्रार्थना करने के पहले 100% उस चीज को हम अमल में लाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, आप देख लेना। तो ये हो गया पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स। दूसरा हमने ट्रांसपोर्ट की बात किया। तीसरा हम बात करें इकोनॉमिक्स।
हम बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल खोल के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन के, अरे भैया आपका ट्रीटमेंट अफोर्ड तो होना चाहिए, फुकट में तो आप करोगे नहीं। और हमारे यहां पे कहा जाता है फार्मा कंपनी की दया से, एवरी इल हैज अ पिल एंड नो इल ऑल्सो हैज अ पिल। हर बीमारी के लिए दवा है और बीमारी नहीं है तो भी दवा है। समझ रहे ना मेरी बात? मल्टीविटामिन, ये वो सप्लीमेंट, इतना बड़ा इंडस्ट्री है, बस छापते जाओ। हेल्थ हैज बिकम एन इंडस्ट्री टुडे अनफॉर्चुनेटली। और मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा था कि भारत के 90% से ज्यादा की इकोनॉमी भारत की 1% कम से आबादी के पास है। बस ये बड़े बड़े लोग हमारे ट्रीटमेंट अफोर्ड करते रहेंगे, सर्वसामान्य मरते रहेगा, ये कोई मेरी बात नहीं है। मेरे को बोलते तू तेरा तेरा देख, लोग बोलते हैं, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते, तो बोलते तुम्हारा तुम्हारा देखो, तुमको क्या करना है हेल्थ केयर सिस्टम में, तुम इसके झंझट में क्यों पड़ते हो, ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, इसको टक्कर नहीं देना। इसको टक्कर कौन दे रहा है? वी आर गोइंग फॉर पैरेलल सिस्टम डूड। उसको टक्कर देने में, उसको सफाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलने दो। दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, इसके ऊपर भी आता हूं, वेट फॉर अ व्हाइल। तो मैं आपको ये बता रहा था, more than 90% of Indian economy or money is with less than 1% Indians and rest is in front of you। सर्वसामान्य स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए विचार करने की बात है। और अपना बाबू का देख देख के, बाबू मने साहेब बोलते हैं ना, बाबू लोग समझ ही गए होंगे आप, उनका देख देख के नीचे का नौकर व्यक्ति या क्लास 4 व्यक्ति या जो भी वहां पे चपरासी की काम करे, वो भी सीख लेता है नीचे टेबल की नीचे वाली भाषा। फिर बस पाप का खाओ और पाप का भोगो। समाधान नाम की चीज ही नहीं, और इसीलिए तो सारी समस्याएं। अब ये बात ऐसी है कि जब मैं आपको इकोनॉमिक्स की बात बता रहा था तो आप शायद मेरी बात मानेंगे नहीं। एक तमिलनाडु स्टेट का 2019 का लिकर, मदिरा, दारू, एनी फॉर्म, उसका जो टैक्सेशन का अमाउंट है, ये नेट पे उपलब्ध है, गूगल पे आप देख सकते हैं। टैक्सेशन का रेवेन्यू का गवर्नमेंट आप ओपन करती है, कितना है पता है? 2019, इस साल का 2019 साल का तमिलनाडु स्टेट का लिकर, दारू का टैक्सेशन, सेलिंग प्राइस नहीं, टैक्सेशन का कितना कीमत है पता है? कितना रेवेन्यू है? 30,000 करोड़, 30,000 करोड़। तो पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, पैसा नहीं है ऐसा नहीं है। अभी लोगों ने लिखकर खरीदा तभी तो दुकानदार टैक्स भर सका, और लोगों ने खरीदा मतलब लोगों के पास पैसा तो है। तो डिफिशियंसी इज नॉट द प्रॉब्लम, डिस्प्रोपोर्शनैलिटी इज द प्रॉब्लम। समझ रहे मेरी बात? किस चीज को प्रायोरिटी देना है? लोगों को पैसा तो बहुत मिल रहा है, लेकिन पैसे वापरने की अकल नहीं दोगे तो क्या ऐसा ही होने वाला है ना। और ये क्यों नहीं है अकल? शायद उनको बुरा लगे, लेकिन मेरी विनम्र प्रार्थना है, आपके ऊपर शायद संस्कार नहीं हुए, और अगर हुए तो आप उसको अपने जीवन में नहीं उतार रहे। हम सामने वाले को गिफ्ट देते हैं तो उसकी हैसियत देख के देते हैं, उसकी जरूरत देख के नहीं देते। अरे वो बड़ा आदमी, अरे बड़ा आदमी तो उसको जरूरत नहीं है, आप उसको बेस्ट विशेस दे दो ना। आपका प्रेम, आपका व्यवहार, आपका सद्भाव, आपका संबंध, आपका रिश्ता, अगर उस आपका वो सब खोटा है, आपके मन का कोई भाव ही नहीं है, आपके मन का सद्भाव हो तो कुछ बात है। कोई मर रहा है रोड पे, अगर मैं नॉन मेडिकल व्यक्ति हूं या अगर मैं मेडिकल व्यक्ति हूं तो मैं शायद उसको कुछ बचाने की कोशिश करूं खुद। अगर मैं खुद नहीं हूं तो मैं कोई डॉक्टर को लाने की कोशिश करूं। अगर मैं डॉक्टर नहीं ला सकूं, कम से कम मैं एम्बुलेंस को फोन करने की कोशिश करूं। मैं वो नहीं कर सकता, कम से कम वो मरने वाले अगर पानी मांग रहा है तो उसको पानी देके तो मरने दूं। अच्छा, वो कुछ भी उपलब्ध नहीं है, मैं जंगल खेत में हूं या जंगल में हूं या रोड के किनारे हूं या कहीं और पे हूं, कम से कम उसके हाथ में हाथ पकड़ के उसके समाधान का मृत्यु तो उसको आश्वासन दे सकता हूं। ऐसी हमारी संस्कृति रही है कि हम मदद करें, और मदद की बात करते हैं तो सभी के घर में ऐसा ही कल्चर है, सभी ऐसा है, तेरा तेरा देख घोड़े के जैसा ऐसा। तो हम किसी का कभी करेंगे नहीं तो हमारा करने के लिए कोई आएगा कैसे? मरने के बाद उसको 4 लोग चाहिए कंधे देने वाले। समझ में आई ना बात? तो इस प्रकार के उदाहरण देने की जरूरत इसलिए क्योंकि हम इनसेंसिटिव हो गए। इनसेंसिटिव क्यों हो गए? क्योंकि हमारा खान पान वैसा है। अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, फिर भी बोल देता हूं। कांदा, लहसुन, इनकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है, लेकिन कच्चा खाने पे हम तो हर चीज में फ्राई करते हैं। कांदा, लहसुन, चाय, कॉफी
और चिली फ्लेक्स, मिर्ची, ये नेगेटिव प्राणिक फूड है, हमारे शरीर की ऊर्जा लेते हैं और ये हमारे सिस्टम को कंटिन्यूस स्टिमुलेट करते हैं। तो आप उदाहरण देख लीजिए, क्या उदाहरण देखेंगे, ऐसा पट्टी से मारिए हाथ पे जोर जोर से, तो हाथ थोड़ी देर बाद में सुंद होता है। सुंद होता है मतलब क्या है, यहाँ के जो नर्व्स हैं जो आपके ब्रेन तक ये मारने का इंपल्स लेके जा रहे हैं वो सुंद पड़ गए, समझ में आया, सैचुरेट हो गए। तो आप वो सब चीजें खा के जो आपकी नेगेटिव, आपकी एनर्जी लेती है, आप नेगेटिव प्राणिक फूड है, तो आपके सिस्टम को सेंसिटाइज कर रही है बार बार, क्योंकि हर जो चीज में खाते हैं उसमें कांदा लहसुन होता है, मिर्ची होती है, हर वो चीज खाते हैं, तो हमारा सिस्टम इनसेंसिटिव हो गया है। तो मरने वाले व्यक्ति को भी हम पूछने नहीं जाते, उसने फोन करके बोलना चाहिए मैं बीमार हूं, तो हम पूछेंगे। ये कोई है? ऐसी संस्कृति में इतना 1000 करोड़, मैंने कितना बताया आपको केरला की बात, 30,000 करोड़ रुपए। आप जाकर के गूगल पे देखिए, नहीं तो हमको आप यूट्यूब के इसमें ये लिखिए, मैं आपको लिंक शेयर करूं। और फिर हमने हिसाब निकाला कि अगर हमको 2000 बेड का सुपर स्पेशलिटी या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निकालना है, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक तो सुपर स्पेशलिटी 2000 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। 2000 बेड के ऊपर या ज्यादा बेड के ऊपर हम क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि बिजनेस का नियम है, जहां पे इन्वेस्टमेंट है उसका नियम है कि आप अगर नंबर बढ़ाते हो तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होलसेल रिटेल का मार्केट का तो फर्क आप समझते ही हो ना। तो 30,000 करोड़ एक खाली टैक्सेशन, एक साल का एक डिस्ट्रिक्ट का टैक्सेशन अमाउंट है रेवेन्यू का। और 2000 बेड का अगर हमको हॉस्पिटल बनाना है, 75 लाख रुपीस 1 बेड के पीछे अगर हम खर्चा करते हैं, उसमें एस्टिमेटेड है कि हॉस्पिटल बनाने का कितना बजट होता है। तो 75 लाख रुपए, उसमें एमआरआई, सीटी स्कैन, सर्जरी, ओटी, ये वो सब अच्छा खासा पूरा टेक्निक सुसज्ज ऐसा, तो 2000 बेड का करीब करीब 1500 करोड़ रुपए होता है। तो ये 30,000 करोड़ रुपए के एक साल के दारू के टैक्स के पैसे से शायद सरकार 20 ऐसे अस्पताल एक साल में उसके लिए बजट अलॉट कर सकती है। 1500 करोड़, 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 1500 करोड़। आप अच्छी चीज बेच के पैसा लो ना, आप दूसरी जगह पे कटौती करो ना। हाँ, कैसा है देखो, सरकार की भी कोई गलत नहीं है, उनको भी तो सरकार चलाने के लिए पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए उनके प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाने के लिए। तो ये फिर हमारे ऊपर है, हमारी बुद्धि क्या भांग खाने गई है, घास चरने गई है? हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है वो हमको सोचना है। हम तो वो सोचते नहीं, बस हमको लगता है मेरा पैसा, मेरी मनमानी। तेरी मनमानी नहीं भाई, तू तेरे मन का गुलाम है। मन के विरुद्ध एक बात करके बतलाइए, एक टाइम का उपवास करके बतलाइए, मैं मान जाऊं। नहीं 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 नहीं, एक टाइम का उपवास तो बहुत दूर की बात हो गई। दिन में केवल 2 टाइम खाना सीख गए तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इधर तो 24 घंटा चालू रहता है। इसके ऊपर भी पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो वो विषय में फिर से नहीं बोलूंगा। तो अभी तक मैंने आपके सामने पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स का बताया, जहां पे हमारे पास 4000 सिटी है, 6.5 लाख गांव है। फिर मैंने आपको इकोनॉमिकल बातें बताई, जिसमें हमारे पास 90% से ज्यादा इकोनॉमी लेस देन 1% लोगों के पास है, जिसमें हमारे पास कोई एक स्टेट का लिकर के अमाउंट में 20 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम बना सकते हैं 2000 बेड के ईच। ऐसी सब बात होने के समय फिर लोग मेरे को बोलते हैं कभी कभी, इतना बड़ा बड़ा विचार कर रहा है। मैं विचार किधर कर रहा हूं? ठाकुर जी प्रेरणा कर रहे हैं, अपने को हो गया तो हो गया, नहीं तो कृष्णार्पणमस्तु। टेंशन किसको आता है? जिसको ऐसा रहता है मैं करूंगा, मेरा नाम होगा, मेरे वजह से हो रहा है। ऐसा तो कुछ हो नहीं, करने वाला भगवान है, इसमें कोई बात नहीं है। और ये बात को वही लोग समझ सकते हैं जिसने ये ह्यूमन फॉर्म का यूजर्स मैनुअल माने श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़ा है। जो लोग नहीं पढ़े तो वो अज्ञान में सब आलतू फालतू बातें करेंगे और अनाप शनाप कुछ भी बोलेंगे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उनका इग्नोरेंस है, लैक ऑफ नॉलेज है। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे, जल्दी से जल्दी उनको भी समझ आए, ऐसी प्रार्थना है। लेकिन बात ऐसी है कि पैसे की कमी है नहीं ना। बोलते हैं पहले तू पैसा कमा और फिर तुमको जो भी करना है वो करो। पैसा कमाना ये एम नहीं है। हमारा एम क्या है? हमको हॉस्पिटल खड़ा करना है, और अगर करना है तो किधर से भी व्यवस्था हो जाती है। वॉट टू बिकम शुड बी दी सेकेंड प्रायोरिटी, वॉट टू डू इज द मेन प्रायोरिटी। इसलिए ये बात महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये हो गई सिटी की व्यवस्था, जो अभी हम स्कैरसिटी अक्यूट हम देख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं गांव में हेल्थ पहुंचाने की, तो लोग अगर हॉस्पिटल नहीं जा सकते तो हॉस्पिटल लोगों के पास जा सकता है। ऐसी कुछ व्यवस्था हो तो आपने अभी तक देखा भी होगा, सुना भी होगा, घूमता अस्पताल, छोटा सा वैन में,
ट्रॉली में, ऐसा सब उसको अच्छा सा मॉडिफिकेशन करके एक मूविंग पीएचसी ऑन व्हील्स, घूमता पीएचसी, घूमता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस प्रकार का अगर हम कुछ करें तो आनंद है। अच्छा, इसके लिए कितना बजट खर्चा, सब प्लानिंग है पूरा, कुछ उसमें दिक्कत नहीं है, आपको मैं थोड़े में बतला देता हूं। देखो 10 गांव है, अगर हम 10 गांव को पकड़ते हैं तो हर गांव में 2-5 किलोमीटर का अंतर है, 2-5 किलोमीटर का ही अंतर है ज्यादातर गांव में, आई बात ध्यान में। तो एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए तो ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा उस वैन को। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए। पीएचसी में जो जो प्राथमिक सुविधाएं दे सकते हैं वो सारी प्राथमिक सुविधाएं वन शॉट वन अटेम्प्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोल करके हम उसको बना सकते हैं। बहुत सारे हमारे समाज के दानशूर दाता हैं और हमारे ठाकुर जी तो है ही जो अनाप शनाप दान करते हैं। हम अगर एक करते हैं तो हमको 10 देते हैं, अनंत देते हैं, ऐसी बात है। हमारे शास्त्रों में अनेक उदाहरण है और कोई बहुत 2-5 हजार साल पहले उदाहरण की बात नहीं है। इस दशक में, इन सालों में ये उदाहरण प्रत्यक्ष लोगों ने देखे। मैं आपको अगर नरसिंह मेहता जी की कहानी बताऊंगा तो शायद आप मानोगे नहीं, लेकिन इस युग के, अभी इस जनरेशन के लोगों ने इसका अनुभव किया है। अनेकों को, आप उनमें सुनने वाले अनेक लोग इसका अनुभव कर चुके कि हम किसी को एक देते तो भगवान हमको अनंत गुना देता है। अनंत माने एंडलेस टाइम्स। ओके, तो ऐसी सब बात है, तो वो कोई चिंता नहीं है। 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए आप भाई एक व्हीकल दो, ऐसा हम किसी को CSR बड़े बड़े कंपनियों का है, उनको अगर हम जेन्युइन रिक्वेस्ट करते हैं तो ये बात वो पक्की करते हैं। तो अभी बात ये है कि एक व्हीकल है तो ओपीडी बेसिस पे 2-2 घंटा वो व्हीकल गांव-गांव में घूमेगा। तो उसमें जो भी प्राथमिक MBBS किए हुए मेडिकल ऑफिसर है, नर्सिंग स्टाफ है, एक ड्राइवर है, इनका खर्चा निकले, इनका जो पगार का खर्चा है उतना बेसिक पैसा अगर ये गांव वालों के सभी की सहायता से क्या इकट्ठा होता है 10 गांव की, तो कितना गजब हो सकता है। तो वो व्यवस्था कैसी है कि गांव ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते, 2-5-10 गलियां होती है। तो अगर वो गाड़ी रोज हमारे इस गांव में आती है, अगर ये लोगों को बात समझेगी तो वो निश्चित ही उसका लाभ लेने के लिए यहाँ पे पक्का आएंगे। अभी आप देख लीजिए, अगर लोग आएंगे तो उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। उनकी जो बीमारी है, कुछ लक्षण है जो उनको समझ नहीं आ रहे, वो डॉक्टर को बतलाएंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। जो बात उस पीएचसी के हाथ की नहीं है उसको वो पेशेंट को हमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में या सरकारी अस्पताल में या कोई भी प्राइवेट दवाखाने में उसको भर्ती कर सकते हैं और उसका कल्याण हो सकता है। जो बीमारी चिंगारी जैसी शुरू होके अब आग में परिवर्तित होके फिर तकलीफ होती है, वो चिंगारी में अगर उसको हम बुझा देंगे तो शायद इतना उसको भोगना नहीं पड़ेगा। और वो गाड़ी का नंबर सबके पास होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि रात बेरात जब किसी को भी कोई भी जरूरत पड़े तो उसमें आप फोन करके व्यवस्था करवा सकते हैं। अभी 2 घंटा एक गांव में, तो 5 गांव में 10 घंटा, बस 10 घंटा उनको काम करना है। अपना ब्रेक कैसे भी सुबह 7 बजे अगर शुरू होते हैं तो शाम को 7 बजे तक लंच ब्रेक, ब्रेकफास्ट ब्रेक, चाय का ब्रेक करते करते उनको जो करना है उस प्रकार से वो एक दिन में 5 गांव कवर कर सकते हैं, तो 2 दिन में 10 गांव कवर कर सकते हैं। बस रोज उनको अल्टरनेट डे में वो उस गांव में हाजिर होंगे, अल्टरनेट दिन पे वो उस गांव में हाजिर होंगे। हमारे सामने 5 गांव इधर है, 5 गांव इधर है, डे 1 में ये 5 गांव, डे 2 में ये 5 गांव, डे 3 में फिर से ये 5 गांव। उस गाड़ी का यही काम है। ऐसे 10-10 गांव में अगर एक एक व्हीकल हम शुरू करें तो शायद गजब का परिवर्तन हो। और जो उसको चलाने का जो खर्चा है वो गांव वाले दे सकते हैं। प्रति माह अगर हर एक घर 50 रुपए केवल दे अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, बीमा के जैसा, योजना के जैसा, तो एक घर अगर 50 रुपए देता है और अगर 100 घर है तो कितने रुपए हुए? 5,000 रुपए, बराबर है। 100 घर कम पकड़ा है मैंने, फिर भी बोल रहा हूं 50 रुपए दिए। अगर घर ज्यादा है तो कॉस्ट कम हो जाएगा, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। तो अगर 100 घर है, 50 रुपए देते, एक गांव में से 5,000 रुपए इकट्ठा हुए, बराबर है। ऐसे हमारे पास 10 गांव है तो 50,000 रुपए इकट्ठा हुए, तो 5 से 7,000 रुपए वो ड्राइवर साहब को दिया, 8-10 हजार रुपए, 12,000 रुपए, 15,000 रुपए वो स्टाफ को दिया। अभी आप बोलोगे स्टाफ को इतना कम कैसे? क्योंकि यहाँ शहर में तो बहुत ज्यादा पगार है। देखो वहां गांव में जो आंगनवाड़ी वर्कर काम करते हैं, वहां गांव में जो नर्सिंग स्टाफ काम करते हैं, शायद उनको कुछ नहीं मिलता, या मिलता है तो एकदम मामूली, एकदम कम, 2-5 हजार रुपए ऐसा। उसके बदले में 8-10 हजार रुपए कब भी ज्यादा है।
और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल देना यह संस्था की जिम्मेदारी है। किसी भी व्यक्ति का जीवन कोई ऐसा ही छोड़ देने की बात ये कभी नहीं आएगी। हर व्यक्ति में भगवान है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करना हमारा काम है और उस यूनिट की पूरी जिम्मेदारी है कि हर पॉसिबल वो व्यवस्था करें। तो 5 से 7 हजार 8 हजार रुपए आप वो ड्राइवर साहब को दो और 8 से 10 हजार 12 हजार 15 हजार जो भी है वो स्टाफ को दो और बचा जो भी है 30 हजार रुपए या 35 हजार रुपए आप वो मेडिकल ऑफिसर साहब को दे दो। और इसमें मेरे को कम पैसा है, मेरे को ज्यादा है, पैसे के लिए काम करने वाले लोगों को हमारा केवल प्रणाम है। उनके मन में परिवर्तन होना चाहिए, लोगों के अंदर में जो भगवान है उसकी सेवा का भाव इनमें आना चाहिए, तो ही वो ये काम करने के पात्र है। अन्यथा पैसे को गिनने वालों के लिए हम प्रणाम करते हैं, उनके लिए यहां कोई व्यवस्था नहीं है। सभी को सेवा करना है, डिस्प्रोपोर्शनलिटी को कम करना है और सभी के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेनी है। इस प्रकार से सुंदर प्रकार से यह व्हीकल 10-10 गांव में हो सकता है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 50 गांव है और 50 नहीं 500 गांव है, 50 बहुत कम हो गए, 500 गांव है, जैसे सोलापुर में करीब 600-700 गांव है, तो एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 500 गांव है और 10 गांव के बीच में एक व्हीकल है, एक गाड़ी है पीएचसी ऑन व्हील्स, तो 500 गांव में 50 व्हीकल सफिशिएंट है। 50 व्हीकल में 50 मेडिकल ऑफिसर ये इस प्रकार से कर सकते हैं। और वो केवल ओपीडी, अभी देखो हर अल्टरनेट दिन अगर वो गाड़ी उस गांव में जाएगी तो लोग इतने तो बीमार नहीं कि रोज आते रहेंगे। तो जनरल अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस के कैंपेन है, व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम है, या कॉमन हाइजीन, हाथ कैसे धोना है, स्वच्छता कैसे रखनी है, या महिलाएं की कुछ समस्या है, बच्चों की कुछ समस्या है, एक आंगनवाड़ी प्लस पीएचसी प्लस ऐसा सब करा के जेन्युइनली सबको काम करना है तो ये गजब का काम कर सकता है। आप सोच नहीं सकते एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50 गाड़ी का इतना गजब का कमाल और कार्य हो सकता है। बस इसमें काम चोरी नहीं चाहिए, पैसे का मोह नहीं चाहिए, समाधान का भाव चाहिए, सेवा का भाव चाहिए। और इस प्रकार से ये समस्या, अच्छा आप बोलेंगे कि वो जो उसका जो खर्चा है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएंगे, तो इलेक्ट्रिक तो गांव-गांव में बिजली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है ना इस चीज का दावा, क्या कि सारे गांव में बिजली है, और सारे गांव में अगर बिजली है और वो बिजली के ऊपर गाड़ी चलती है 70 किलोमीटर, अगर वो 2 यूनिट चार्जिंग में चलती है, 2 यूनिट माने 14 रुपए, 14 रुपए में अगर वो 70 किलोमीटर गाड़ी चल रही है तो एक दिन के गांव का, सारे गांव का विचरण टू एंड फ्रो हो जाएगा। और ऐसे गांव में मेन गाड़ी रखी जाए जहां से सारे गांव लगभग नजदीक हो, 5-10 किलोमीटर के रेंज में हो सारे, क्योंकि ऐसे लाइन में भी तो गांव होते हैं ना, तो बीच में गांव। तो हमारी प्रार्थना है इसमें सभी का सहभाग जरूरी है, इसमें गांव वालों का सहभाग जरूरी है, उनके लिए हेल्थ ये प्रायोरिटी है। लोग बोलेंगे 50 रुपए महीना, हमको तो इधर तो ऐसे ही मिल जाता है, गवर्नमेंट में तो फ्री। भैया आप गवर्नमेंट में जाते नहीं, पहली बात गवर्नमेंट की क्या व्यवस्था है हॉस्पिटलों की, या आपको हमारे से ज्यादा बेहतर मालूम है। और फिर होने के बाद बड़ा कुछ आते हैं, हाय हाय करते, उसके लिए क्यों? स्टिच इन टाइम सेव्स नहीं। आपका आरोग्य आपकी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। और इस बात की अवेयरनेस लोगों में, गांव-गांव के हर एक व्यक्ति में जब होगा तो शायद स्वस्थ भारत और मस्त भारत के निर्माण को कोई रोक नहीं सकता। और जब भारत स्वस्थ रहेगा तभी तो स्वर्णिम भारत का स्वप्न पूरा होगा। शिक्षा पद्धति का भी इसी प्रकार से प्रचार प्रसार होगा। बस वो एक व्हीकल 2 घंटे की जगह 3 घंटे काम करेगा और 3 घंटे प्रत्येक गांव में एजुकेशन देगा। और उसका तो अलग पूरा प्रोजेक्ट है, स्कूल ऑन व्हील्स, घूमता स्कूल, घूमता विद्या मंदिर, इसके ऊपर ऑलरेडी अलग से 2-3 वीडियो है। तो ये बात है पीएचसी ऑन व्हील्स की। आशा है कि आपको ये आइडिया पसंद आएगी। इसमें नर्सिंग स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी, इसमें डॉक्टर्स की भी जरूरत पड़ेगी, इसमें जन समुदाय के हित के लिए जन समुदाय का भी उतना ही योगदान जरूरी है। और हमारे समाज के जो दाता है उन सभी की भी जरूरत पड़ेगी। और प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे जो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट, दवाई देते हैं, रोज लगती है, तो शायद सरकार भी तो उसमें कुछ हमारी मदद करे। अच्छा सरकार नहीं करेगी तो फिर उसके लिए कैसे पैसा कमाना है वो संस्था की व्यवस्था है, संस्था उसके ऊपर काम करेंगी। लेकिन
लोगों का स्वास्थ्य इस प्रकार से अधिक प्रकार से बचाया जा सकता है, ऐसा मेरे को लगता है। इसके अलावा सेंट्रल हॉस्पिटल में जो भी समाज इसका संस्था का कोई भी एक हॉस्पिटल, जैसा हम बोल रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा 2-3 हजार बेड का हॉस्पिटल हो तो आनंद की बात है, और उसको चलाने का मेंटेनेंस का जो भी है वो सब इस प्रकार से। तो ये जब बात है तो उसकी ऑलरेडी रेस्क्यू टीम हर जगह रहेगी। तो कहीं पे कोई एपिडेमिक है, कोई नेचुरल डिजास्टर है, या कोई महामारी है, या ये सब बात है, लोकल प्रॉब्लम वहां पे उस गांव में ये वो, या कोई जगह पे माल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है, लोग भूखमरी से अगर मर रहे, ये सारे की वो सेंट्रल पथक, वो सेंट्रल टीम उस हॉस्पिटल की इसको निरीक्षण करके उसका समाधान निश्चित ही करेगी। मुझको ऐसा लगता है कि इस माइक्रो प्लानिंग से मेगा प्रोजेक्ट हो सकता है। ये आप विचार करिए, एक डिस्ट्रिक्ट में केवल हम एक मेगा हॉस्पिटल की हेल्थ सिटी की बात कर रहे हैं। मतलब खरोंच आने से लेके बड़े बड़े शस्त्रक्रिया सर्जरियों तक सारा उसमें अगर हो सकता है, और उसमें सभी का स्वागत है। देखो हर पैथी का अपना अपना कुछ ज्यादा उसका प्लस पॉइंट होता है। एलोपैथी को आप कोई चैलेंज ही नहीं कर सकते अगर कोई पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है किसी का, लेकिन अगर उसको कोई क्रॉनिक बीमारी है, उसको सांधेवात माने जिसको घुटनों में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ सीरियस नहीं है, कुछ क्रॉनिक है, चले आ रहा है, अल्सर है, एसिडिटी है, या पेट में और कोई तुम्हारे आंतड़ियों की बीमारियां हैं, क्रॉन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, कोई व्यसन है, ये सब के लिए बड़ा बड़ा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसमें शायद आयुर्वेदिक बहुत अच्छा काम करता है। हर पैथी का हमको सम्मान करना है, हर पैथी का हमको अप्रोच को पॉजिटिवली देखना है, उसको प्रूव करना है मॉलिक्यूलर लेवल पे, और फिर ही उसको प्रैक्टिस में उतारना है। लेकिन हमारा कोई पैथी से दुश्मनी नहीं होना चाहिए, कोई हमारे सगे नहीं है। फार्मा वालों ने बस ये ट्रिप ले लो, वो ट्रिप ले लो, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, तो उसके मोह में क्या हम लिखते जाएंगे मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, एंटासिड, ऐसा यही काम है हमारा? शायद नहीं। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हम एक जिम्मेदार डॉक्टर हैं, एक जिम्मेदार व्यक्तिमत्व है जिसको समाज के स्वास्थ्य के हित के लिए काम करना है। परहित के लिए जो काम करता है उसका भगवान हमेशा हित करता है। अगर हम में थोड़ी भी समझ है तो इस बारे में हम विशेष रूप से विचार करेंगे, ऐसा मुझको लगता है। सारे पहलू आपको इस हेल्थ सिटी और पीएचसी ऑन व्हील्स, घूमता आरोग्य शिविर या घूमता आरोग्य केंद्र या घूमता स्वास्थ्य केंद्र, इस बारे में बतलाने की कोशिश की है। कैसे बनेगा, कैसे चलेगा और कैसे लोगों को सेवा देगा, इस बारे में आपको बतलाने की कोशिश की है। और इसमें एक और बात है, अगर वॉलेंटियर्स की जरूरत है तो हर डिस्ट्रिक्ट में आजकल लगभग यहां महाराष्ट्र में तो अगर देखें लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में अपना मेडिकल कॉलेज है। उस मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी ऑफ द ऑफिशियल आवर्स ऑफ देयर कॉलेज, वीकेंड है, ऐसा है, उस समय अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, अपना तजुर्बा बढ़ाने के लिए पीएचसी ऑन व्हील्स इसके स्टाफ के गाइडेंस के अंडर लोगों को प्रेरणा कर सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे सकते हैं। इस प्रकार से उनका सामाजिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बोलने की पद्धति सुधरेगी। लोगों को जब वो ग्राउंड लेवल पे मिलेंगे, बात करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो उनको ध्यान में आएगा कि यहां पे प्रॉब्लम क्या है और उस हिसाब से वो पढ़ेंगे। अभी कैसा है, मैंने यूजी नीट क्रैक किया, फिर मैंने पीजी नीट क्रैक किया, फिर मैंने सुपर स्पेशलिटी का नीट क्रैक किया, फिर मैंने फॉरेन का फेलोशिप किया, जब तक मेरे आधे बाल उड़ गए और मैं 40 का हो गया। फिर मैं इतना पढ़ा, अब मेरे को कमाना पड़ेगा, मेरा भी तो घर है, मेरी भी तो प्रायोरिटी है, मेरी भी तो फीलिंग्स है, मेरे भी तो बच्चे, मेरी भी तो वाइफ है, मेरे भी तो घर वाले, ये मेरा करते 10-20 साल हम बहुत कमाते हैं और बहुत कमा के फिर बहुत लुटाते भी हैं। और जब तक हमारा रिटायरमेंट आ जाता है तो जिंदगी हमें कुछ सफिशिएंट सिग्निफिकेंट नहीं किया। जाते जाते एक बात बतलाना चाहूंगा, हम उस संस्कृति के लोग हैं जहां पे 18 शताब्दी के पहले, अंग्रेजों के शासन के पहले 7.5 लाख गांव इस हमारे राष्ट्र में थे, इस अखंड भारत में थे, और 7.5 लाख गांव के हर एक गांव में अपनी एक वैद्य चिकित्सा की उसकी व्यवस्था थी। हर गांव का अपना वैद्य था। हाँ, माना उस समय इतना हम प्रोग्रेस नहीं किए थे, इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, सभी मान्य है, लेकिन उस समय भी वैद्य था और वो परहित के लिए काम करता था।
वो वैद्य कभी किसी से 1 रुपया नहीं लेता था। तो आप सोचते होंगे कि उसका घर कैसा चलता है, तो सारे गांव वाले मिलकर के उसका घर चलाते हैं। लेकिन उस समय के वैद्य को शायद ये इच्छा नहीं होती थी कि मैं परदेश घूम के आऊं। उसके मन पे उसका कंट्रोल था, उसके मोह पे उसका कंट्रोल था, और शायद वो बहुत समाधानी था, इसीलिए उसको कभी ऐसा मोह नहीं आया, और वो समाधान में लोगों की सेवा करता रहा और अपना सारा जीवन इसी प्रकार से व्यतीत करता रहा। वैद्य के लिए हमारे समाज में पहले से विशिष्ट एक आदर रहा है, लेकिन अब शायद हमारे में से ही कुछ अल्पसंख्यक लोगों के, अल्पसंख्यक माने स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल, जो गलत प्रैक्टिस करते हैं, गलत काम करते हैं, इस व्हाइट कोट को काला धब्बा लग रहा है। आप सभी के हाथ में ये बात है कि अगर आपको इसको सुधारना है, इसको ऐसा ही सफेद रखना है, तो शायद आपको इसी प्रकार से परोपकार के भाव से, लोगों की सेवा के भाव से इस काम को करना है। अरे भैया, पैसा कमाना है तो धंधा करो, बिजनेस करो, स्टॉक मार्केट में उतरो, रियल एस्टेट के बिजनेस में उतरो, लेकिन इस फील्ड में, परोपकार के नोबल ब्रांच में, ये पैसे का लांछन और दाग मत लगाओ, ऐसी विनम्र प्रार्थना है। और एक बात बता देता हूं, ये जब फॉरेन ब्रांचेस में कुछ नहीं था, फॉरेन कंट्रीज में कुछ नहीं था ना वैद्य सिस्टम, लोग एसटीडी से मरते जाते थे। क्यों? क्योंकि वो तो भोग प्रधान संस्कृति है, रोग प्रधान संस्कृति। रोग प्रधान मतलब भोग करेंगे तो रोग होगा। वैलेंटाइन डे के वीडियो में ऑलरेडी हमने बात की है। ये हमारी योग प्रधान भूमि है, भक्ति प्रधान भूमि है, सेवा प्रधान भूमि है। ये योग का देश है, वो भोग का देश है। हमारे यहाँ पे योग की बहुत महिमा है, प्राणायाम की बहुत महिमा है, एक्सरसाइज, इस बारे में हमको कभी किसी को बताना है, हमको कोई बताने नहीं आया। हजारों सालों से ये ऋषि परंपरा हमारे यहाँ पे चली आ रही है। अब तो योग भी नहीं है, अब भोग ही भोग बढ़े जा रहा है और रोग ही रोग हुए जा रहा है। एक्सरसाइज करने के लिए आप पूछो ना, मैं जिम जाके 1 घंटा करता हूं, लेकिन जिम पे गाड़ी पे जाता है। अरे भाई, तू जिम तक अगर चलते जाएगा ना तो तू ठीक हो जाएगा, तेरा वजन कम हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, वो बड़े बड़े बोर्ड के जिम में 10-10 हजार रुपए साल का देते ना, तो समाधान होता है। मैं जिम किया, मैं डिप मारा, मैं ये किया, मैं वो किया। क्यों भाई? घर में कसरत करने के लिए, दंड बैठक करने के लिए पैसे लगते क्या? नहीं लगते, इसीलिए तो कीमत नहीं है। बड़े बड़े मशीन पे भागते हैं तो मजा आता है। अरे साइकिल लेके निकलो ना 10 किलोमीटर। अपने स्टैंडर्ड को, खोटे मोह को, खोटी प्रतिष्ठा को बचाने के चक्कर में लूटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लूटा है ना पहले। तो इस व्यवस्था को हम सबको संभालना है। दूसरों को दोष देने के पहले खुद की बात बताना है, खुद की बात करना है, खुद में परिवर्तन लाना है, और खुद के परिवर्तन से ही समाज का परिवर्तन होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार को, लोगों को, सिस्टम को दोष देके कोई मतलब नहीं है, उसमें रास्ता निकालना हमारा काम है। हम इस संस्कृति के लोग हैं जहां पे वैद्य चिकित्सा इस प्रकार से परोपकार के भाव से की गई है, और लोगों को उसका थैंकफुलनेस था। हमने 1-2 दिन पहले यहाँ पे थैंकफुलनेस के, लैक ऑफ थैंकफुलनेस के बारे में वीडियो बनाया। ये कोविड की वजह से परोपकार की भावना नहीं है, धन्यवाद का कोई भाव ही नहीं है लोगों में था, इसीलिए लोगों ने उस वैद्य का घर चलाया। और ये तभी हो सकता है जब आध्यात्मिक तरीके से, कल्चरल तरीके से, सोशली, मॉरल एथिक्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स के बेस पे आप दृढ़ हो, आपको वैसे संस्कार हुए हैं। तो किसी को 1 रोटी देते तो 10 बार बताते मैंने उसको 1 रोटी दिया। अरे वो पूरे उस वैद्य का पूरा घर, सारा गांव चलाता था। शायद वो कभी बोलते नहीं थे कि वैद्य हम तेरा घर चलाते, क्योंकि उनको ये बात का पता था कि यही वैद्य हमको काम आएगा जब हमको रोग होगा। इसलिए ऐसे संस्कार, ऐसी संस्कृति का हम एक भाग हैं। ये हमको धरोहर में मिली है। ये पाश्चिमिक का छापा लगा के इसको मत भूलो। उनकी अच्छी चीजें लेनी है ना, यही तो हमारी परंपरा रही है, यही तो हमारी परंपरा रही है। सभी का अच्छा ले लो, एब्सॉर्ब, टॉलरेंस, ये बात रही है। और इस बात को हम अंगीकारें, इसका पुनरुत्थान करें। ये समय आया है और इसको हमको करना है। अगर नहीं तो शायद अवस्था इतनी बेकार हो जाए कि इंसान को भी नहीं पूछेगा। यही बतलाते हुए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।